हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 20 और 21 अक्टूबर के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज में आपका स्वागत है। ये वीडियो लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। बात करें आज के टॉपिक्स की, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज क्यों मिला है। कॉर्पोरेट लॉ में हमारा टॉपिक होगा नेशनल कंज्यूमर फोरम का वो जजमेंट जिसमें फ्लैट अमाउंट के रिफंड की बात की गई है। एंड लास्टली गवर्नेंस में हम देखेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी को। अब देखिए 2020 का नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीच में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रिगार्डिंग हंगर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अपने यहाँ भी देखा कि पैंडेमिक की वजह से लोअर स्ट्रैटा ऑफ पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। कुछ केसेस में भुखमरी की भी न्यूज आई है। अब जब कोविड-19 पैंडेमिक का स्प्रेड हो रहा था, उस समय पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमारे पास सिर्फ एक वैक्सीन है, वो है फूड। इसके अलावा 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लगभग 10 करोड़ लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड किया था फॉर डीलिंग विद फूड इनसिक्योरिटी एंड हंगर। इसके अलावा पिछली साल 135 मिलियन लोग भुखमरी का शिकार हुए थे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत की थी, तब उन्होंने इरेडिकेटिंग हंगर इसका पार्ट बनाया था और उस समय पर भी ये माना गया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस गोल के रिगार्डिंग। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। साथ ही साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अंडरटेक किए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एड्रेसिंग दी फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन रोम, इटली। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम शॉर्ट में FAO कहते हैं, उसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना की थी। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यहाँ पर आप एक और चीज जान लीजिए कि ये जो नोबेल प्राइज है, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी डिसाइड करती है। इस साल इस कमेटी के चेयर थे बेरेट रीस एंडरसन, जिन्होंने खुद नोबेल पीस प्राइज को प्रेजेंट किया था। नोबेल प्राइज का नाम अल्फ्रेड नोबेल से लिया गया है, जिन्होंने अपनी विल में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को अथॉरिटी दी थी फॉर प्रेजेंटिंग नोबेल पीस प्राइज एवरी ईयर। अब देखिए, नोबेल पीस प्राइज ही एक ऐसा अवार्ड है जो कि नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं वो स्वीडिश कमिटीज के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। इस कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नॉर्वे की पार्लियामेंट को हम स्टॉर्टिंग कहते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद है, वैसे ही यहाँ की पार्लियामेंट का नाम स्टॉर्टिंग है। अच्छा, एक और देश की पार्लियामेंट काफी फेमस है जिसका नाम है नेसेट, स्टार्टिंग फ्रॉम के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पार्लियामेंट किस देश की है। अब देखिए, काफी समय से आपने इस इशू के बारे में न्यूज में पढ़ा होगा कि फ्लैट बायर्स को उनके फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया गया और इसमें काफी सारी कंपनीज क्वेश्चन होती हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर ने फ्लैट बायर के रिफंड के बारे में कुछ कमेंट्स किए हैं। ऑन 14/10/2020 यहाँ पर केस का नाम है अंकुर गोयल वर्सेस राइस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में टोटल 3 कंप्लेंट्स को कंबाइन कर दिया गया था और ये जजमेंट NCDRC की 2 जजेस की बेंच ने दिया है। कंप्लेनेंट का कहना था कि उन्होंने 3 रेसिडेंशियल फ्लैट्स बुक किए थे विद द अपोजिट पार्टी, दैट इज द बिल्डर कंपनी, और बिल्डर कंपनी ने कहा था कि 2018 के अंत तक वो इन फ्लैट्स का पोजीशन दे देंगे। लेकिन बिना किसी नोटिस ने बिल्डर कंपनी ने इस पीरियड को बढ़ा दिया। जहां तक रही पेमेंट की बात, तो 2016 में ही कंप्लेनेंट ने फ्लैट्स का पूरा अमाउंट बिल्डर कंपनी को दे दिया था थ्रू अ लोन, और 2018 तक कंप्लेनेंट ने लगभग 90% पेमेंट कर दिया था ऑफ द टोटल प्राइस। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट का कहना था कि बिल्डर कंपनी ने पहले तो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया और उसके बाद
जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पे भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कंप्लेनेंट का ये भी कहना था कि बिल्डर उनसे फुल पेमेंट डिमांड कर रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंप्लेनेंट ने सेक्शन 21A1 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन फाइल करी और उसमें प्रे किया कि उसे रिफंड प्रोवाइड कराया जाए विद 24% पर एनम इंटरेस्ट। अब देखिए सेक्शन 21 में जुरिस्डिक्शन ऑफ एनसीडीआरसी के बारे में बात की गई है और इसका जो क्लॉज A1 है इसमें यह कहा गया है कि एनसीडीआरसी के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा इन केसेस ऑफ गुड्स हैविंग वैल्यू ऑफ 1 करोड़ और अबव। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात हो रही है, बिकॉज ट्रांजैक्शन 2019 वाले अमेंडमेंट के पहले के हैं। अब देखिए कंज्यूमर फोरम में कोई भी केस अगर दायर होता है तो उसको कंप्लेंट माना जाता है और उसी के खिलाफ एक रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है बाय द अपोजिट पार्टी। इसके लिए एक्ट में 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, बट प्रेजेंट केस में बिल्डर कंपनी ने अपना रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया और 15 दिन की मोहलत उनको और मिली, बट वो भी एक्सपायर हो गई। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 13(1)(a) में दिया गया है। सवाल ये बनता है कि क्या ऐसे केस में एनसीडीआरसी फिर से लिमिटेशन को एक्सटेंड कर सकता है? तो देखिए 2015 का केस है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी कंज्यूमर फोरम इंक्लूडिंग द नेशनल कमीशन इनके पास 45 दिन के बाद कंडोनेशन ऑफ डिले की पावर नहीं है। मतलब अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद कोई भी पेपर्स फाइल किए जाते हैं तो वहां पर एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी दायर करनी पड़ती है। लेकिन कंज्यूमर फोरम की केस में अगर 45 दिन से ज्यादा हो गए हों फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस तो आपकी फाइलिंग को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इवन इफ आपने कंडोनेशन ऑफ डिले की भी एप्लीकेशन दी हो। अब देखिए प्रेजेंट केस में कॉमर्शियल पर्पस के ऊपर भी सवाल उठे थे कि जो कंप्लेनेंट ने फ्लैट्स लिए हैं वो कॉमर्शियल पर्पस से लिए थे या फिर रेसिडेंशियल पर्पस से लिए थे। इसके ऊपर एनसीडीआरसी ने 1995 के लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल का केस को साइड किया। अब इस केस में ये कहा गया था कि कॉमर्शियल पर्पस एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि हर केस में रिटेल बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज की वैल्यू मैटर नहीं करती, बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव मैटर करता है। मतलब आपने अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे जितनी भी महंगी चीज ली हो उसको कॉमर्शियल पर्पस नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आपका वहां पर ऑब्जेक्टिव उस गुड को पर्सनली यूज करने का था। प्रेजेंट केस में बिल्डर कंपनी ने कहा कि जो कंप्लेनेंट है वो प्रॉपर्टी डीलिंग में इंडल्ज्ड है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई भी एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करे और इसी चीज का संज्ञान कोर्ट ने भी लिया और ये कहा कि कंप्लेनेंट कंज्यूमर के डेफिनेशन में आता है अंडर द सेक्शन 21D ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सिंपल टर्म्स में ये जानिए कि अगर कंप्लेनेंट ने कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये फ्लैट्स लिए होते तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आता एंड हेंस ही वुडंट हैव द रेमेडी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कोर्ट के सामने सवाल ये भी था कि यहाँ पर कंपेंसेशन का क्वांटम क्या होना चाहिए। इस पे कोर्ट ने कहा कि बिल्डर कंपनी के द्वारा जो इनडेफिनेट और अनरीजनेबल डिले किया जा रहा है इट अमाउंट्स टू एड नॉजियम एड इन्फिनिटियम। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि कंज्यूमर इनफाइनाइट डिले की वजह से सिक हो गया। अब यहाँ पर सिक का शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिक का अर्थ है इरिटेट हो जाना या फिर होपलेस हो जाना। मतलब बिना किसी डेट के जो बिल्डर कंपनी डिले कर रही है उससे कंज्यूमर बिल्कुल परेशान हो गया है। यहाँ पर कोर्ट ने एक और बात का संज्ञान लिया कि कंप्लेनेंट ने एक लोन लिया था फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको उसने खुद ही पे किया है विद द इंटरेस्ट लेवाइड ऑन हिम। ऐसे में ही इज एंटाइटल्ड टू गेट अ रिफंड अलोंग विद द इंटरेस्ट। इसके अलावा कंप्लेनेंट को बुकिंग अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर कोर्ट ने एक और केस को साइड किया विंग कमांडर अरीफुर रहमान खान वर्सेस डीएलएफ सदर्न होम्स। ये 2020 का केस है। इसके अलावा कमीशन ने एक और बात कही कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है इन दी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर कंपनी की होगी, ना कि कंज्यूमर की। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आखिरी में कोर्ट ने कहा कि ऑपोजिट पार्टी लाइबल है टू रिफंड द अमाउंट
टू द कंप्लेनेंट, जो उसने फ्लैट के बदले में पे किया था। इसके अलावा एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट भी देना होगा। हाउएवर, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि मिनिमम और लॉजिकल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो 24% का इंटरेस्ट मांगा गया था उसके ऊपर एनसीडीआरसी ने ये बात कही है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडीज के बारे में काफी ज्यादा पढ़ते हैं और पिछले कुछ समय में ये न्यूज निकल के आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्लान चॉक आउट कर रही है फॉर लिमिटिंग द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर बैग्स जो एक फार्मर खरीद सकता है इन अ पर्टिकुलर क्रॉपिंग सीजन। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस डिसीजन के पीछे क्या रीजंस हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी फार्मर्स को मिलती है फॉर बाइंग फर्टिलाइजर्स बिलो द एमआरपी या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब वो प्राइस जो कि इंक्लूडिंग द टैक्सेस किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है। अब वैसे तो जनरली कोई भी गुड्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, बट फर्टिलाइजर्स के केस में इकोनॉमिक फोर्सेस काम नहीं करती। हमारे देश में मेनली यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं जो कि नॉर्मली नीम कोटेड होते हैं और इन फर्टिलाइजर्स का जो दाम है वो लगभग 6,000 रुपए है पर टन के हिसाब से, और यही गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है। दूसरी तरफ अगर लागत की बात करें तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक टन की कीमत लगभग 17,000 रुपए होती है, जबकि इंपोर्टर्स के लिए ये प्राइस 23,000 पर टन होता है। अब देखिए, फार्मर्स को तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स 6,000 रुपए के मिल रहे हैं। ऐसे में जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है एज अ सब्सिडी। सवाल ये बनता है कि सब्सिडी किसको पे की जाती है? तो देखिए, सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को ही पे किया जाता है, लेकिन इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी फार्मर ही होता है, बिकॉज वो मार्केट डिटरमाइंड रेट से कम दाम पे फर्टिलाइजर्स को खरीदता है। अब देखिए, मार्च 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सरकार ने कहा कि वो सब्सिडीज का पेमेंट कंपनीज को तभी करेगी जब एक्चुअल सेल्स हो चुके हों। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने हर रिटेलर को एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी जो कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के ई उर्वरक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल से जुड़ा हुआ है। अब रिटेलर के पास यदि फार्मर जाता है तो उसको अपना आधार या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा फॉर बाइंग दी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स परचेज करते समय फार्मर को अपना नाम और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी देना होगा जो कि उसी पॉइंट ऑफ सेल की डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाता है। अब देखिए, जब सेल रजिस्टर हो जाती है तभी कोई कंपनी सब्सिडीज को गवर्नमेंट से क्लेम कर सकती है और इन सारे ट्रांजैक्शंस को वीकली बेसिस पे प्रोसेस किया जाता है और पैसे का ऑनलाइन रेमिशन होता है। सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा करके सरकार फार्मर्स को टारगेट कर रही है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सरकार का विश्वास फार्मर्स के ऊपर तो है, लेकिन जो अदर मार्केट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर सरकार को उतना भरोसा नहीं है। अब होता क्या था कि सस्ता यूरिया मिलने की वजह से फार्मिंग के अलावा बाकी सब जगहों पर भी ऐसे फर्टिलाइजर्स को यूज किया जा रहा था। अब देखिए, सब्सिडी की बात तो है ही, लेकिन अगर हम यूरिया के प्राइस की बात करें तो ये 2010 से अभी तक सिर्फ 11% बढ़ा है, जबकि इन्फ्लेशन इस दौर में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं डी कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर्स का, जिनका प्राइस 2010 में लगभग 10,000 रुपए था और अब उनका प्राइस 24,000 रुपए हो चुका है, यानी कि लगभग 2.5 टाइम्स की बढ़ोतरी हुई है, या फिर हम कहें 250% की। अब देखिए, नॉन एग्रीकल्चरल इस्तेमाल की बात करें तो यूरिया प्लाईवुड में बाइंडर की तरह काम करता है। अब ये तो फिर भी लीगल है, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल एनिमल फीड में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी होता है, और ऐसे ही मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी यूरिया को एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया जाता है। साथ ही साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी यूरिया को स्मगल किया जाता है, क्योंकि इन कंट्रीज में यूरिया इतने सस्ते दामों पे उपलब्ध नहीं है। और देखिए, ये सब जितना भी डाइवर्जन है यूरिया का फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल लेवल पर ही होता है। ऐसे में सरकार ने इसी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए हैं ताकि ऐसी कालाबाजारी को रोका जा सके। इसके अलावा फिलहाल गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि एक व्यक्ति 100 बैग से ज्यादा यूरिया नहीं खरीद सकता, लेकिन ये लिमिट सिर्फ एक बार के लिए रखी गई है
और इसी वजह से बहुत से लोग कई बार में यूरिया को खरीदते हैं और उसको वेरियस नॉन एग्रीकल्चरल यूज में पहुंचा देते हैं। फिलहाल के लिए सरकार के पास डिस्कशन ये चल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ फर्टिलाइजर बैग्स हैं उन्हीं को लिमिट कर दिया जाए ड्यूरिंग एन एंटायर क्रॉपिंग सीजन। मतलब एक क्रॉपिंग के मौसम में एक व्यक्ति कितने बैग सब्सिडाइज फर्टिलाइजर के लेता है, इसी को लिमिट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 20 और 21 अक्टूबर के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।